नमस्कार दोस्तों, मैं इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता के साथ ही यूट्यूब चैनल पर। तो ये है अक्टूबर मंथ के लिए जो फोर्थ वीक है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो उसको आप सही कर पाएँ, इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो शुरू करेंगे। जिस तरह से हमारा पैटर्न है उसी तरह से इस वीडियो का भी पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो महत्वपूर्ण डेज जो वीक में रहे हैं उनकी बात की जाए तो 36 फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को मनाया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 17 अक्टूबर को। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 साल में एक बार मनाया जाता है। 2020 में मनाया गया वर्तमान में, इसके पहले ये 2015 में मनाया गया था, इसके बाद 2025 में मनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। अच्छा, इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी है जो है 29 जून को। अब इसको यहाँ इसलिए लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे पीसी महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक इनको कहा जाता है। अब इनकी जयंती पर इस डे को मनाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, पीसी महालनोबिस अवार्ड इस साल से शुरू किया गया है और सर्वप्रथम यह जो अवार्ड है यह अवार्ड दिया गया है आरबीआई की पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में मिले, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला डे है वो है इंटरनेशनल सेफ डे, 20 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। उसके बाद आता है पुलिस कोमेमोरेशन डे, 21 अक्टूबर को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया गया। इसके एक और क्वेश्चन बनता है, स्नो लेपर्ड की अगर बात हो रही है, भारत में जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जो हिमालय के रीजन्स हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। बात की जाए श्रद्धांजलियों के बारे में तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विजय लक्ष्मी रमनन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, तो इनको आप नाम को याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यह तेलंगाना राज्य के पहले गृह मंत्री थे। उसके बाद जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। मशहूर गायक व अभिनेता केजे मोहम्मद का निधन हो गया है, यह भी आपको याद रखना है। टीवी एक्ट्रेस जरीन रोशन खान का निधन हो गया है। तो यह है श्रद्धांजलियाँ। इसके बाद आते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वह है हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह जो इंडेक्स है इसमें भारत रहा है चौथे स्थान पर। यह जो एशिया पावर इंडेक्स है यह सिडनी में स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यह आपको याद रखना है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यह जो इंडेक्स है ना, यह एशिया में देशों की शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों में अलग अलग रैंक प्रदान की गई थी और उसमें भारत जो है वह 4th स्थान पर रहा है। अब अगर मैं बात करूं पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा यूएसए। यूएसए एशिया पैसिफिक रीजन में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे स्थान पर रहा है चीन और तीसरे स्थान पर रहा है जापान। अच्छा, अब एक और रैंकिंग है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी इंटरनेशनल की जो माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट, यह जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर रहा है, वह आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साउथ कोरियन कंपनी एलजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो ये है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन 2019 के फार्मूला 1 चैंपियन हैं, इनको तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं क्वांग मोकू। क्वांग मोकू, ठीक है, इसी तरह के नाम होते हैं, तो उनको एक बार याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे हैं उनके बारे में, तो पार्ले एग्रो ने बी फ्रीजर के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, पार्ले एग्रो ने। अब अगर मैं बात करूं बेगा मैन के बारे में, तो बेगा मैन ने रोहित शर्मा को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन सेकंड में। ठीक है, बेगा मैन ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में, तो 200 IPL मैच खेलने वाले यह पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो तस्वीर थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है उसका नाम है लाइट्स ऑफ पैशन। ठीक है, लाइट्स ऑफ पैशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये पहली भारतीय महिला है इस अवार्ड को जीतने वाली। ठीक है, और इनका जो टॉपिक था वह था बिहेवियर इन वर्टिब्रेट्स कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड जीता, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे उनके बारे में बात की जाए, देखिए उसके पहले हम बात करते हैं इन्होंने और भी कई अवार्ड जीते हैं, तो उनके बारे में बात कर ली जाए, हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। सेंचुरी एशिया यंग नेचुरलिस्ट अवार्ड वह भी इन्होंने जीता है। ठीक है, प्रिंसेस डायना अवार्ड भी इन्होंने जीता है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के बारे में अगर बात करें तो वह कौन रहे हैं, तो 2020 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर रहे हैं सर्गेई गोर्स्कोप। ठीक है, यह आपको यहाँ से याद रखना है। गोल्डन स्टीव अवार्ड किसने जीता है, तो यह जीता है सीमा गुप्ता ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए मदन बी लोकुर, जो यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, वह आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मदन बी लोकुर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मृणाल कांत दास के बारे में, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इन्हें विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तराखंड। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। रामसर मतलब कि वेटलैंड एरियाज को बोला जाता है। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह रिजर्व जो है ना, यह देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ज़्यादातर रामसर साइट्स जो हैं वह या तो किसी नदी या किसी तालाब के तट पर ही स्थित होती हैं। अब अगर मैं बात करूं जो भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं, तो वर्तमान में 38 रामसर साइट्स हैं भारत में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। वर्तमान में 38 रामसर साइट्स हैं भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएंगी 38। अच्छा, इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, तो रामसर साइट्स के बारे में क्या होती हैं ये, तो 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, वहाँ पर एक कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ था। ठीक है, उसी के नाम के आधार पर इसको रामसर साइट्स कहा जाता है, रामसर स्थल कहा जाता है। ठीक है, वेटलैंड एरियाज इनको बोला जाता है। और भारत जो है, भारत इसमें शामिल हुआ है 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है।
अब बात हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो सीएम है वह है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। गवर्नर जो है वह है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में शुरू होगा माय टाउन माय प्राइड कार्यक्रम। माय टाउन माय प्राइड कार्यक्रम शुरू होगा जम्मू कश्मीर में। बात की जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क खुलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात की जाए पंजाब के बारे में, तो पंजाब में शुरू हुआ है घर घर रोजगार कार्यक्रम। घर घर रोजगार कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? पंजाब में शुरू हुआ है। बात की जाए हरियाणा के बारे में, तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में जो हरियाणा है वह टॉप पर रहा है। एनीमिया के बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। एनीमिया वही बीमारी है जो खून की कमी से होती है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि एनीमिया किसकी कमी से होती है, तो अगर ऑप्शन में वहाँ पे ब्लड नहीं है तो उसके अलावा भी और ऑप्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एक और आता है विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, ठीक है, वह भी आपको याद रखना है, आपको आंसर लगा देना है। अब अगर मैं बात करूं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात की जाए, हाल ही में संपन्न हुए डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? देखिए इसमें महिला एकल का जिन्होंने खिताब जीता है वह जापान की है, ठीक है, जापान की है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा, ठीक है, नोजोमी ओकुहारा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इनको आप ध्यान से पढ़ते रहिए। पिछली वीडियोस में भी इस तरह के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, ठीक है। इन्होंने वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अब अगर मैं बात करूं जो मेंस सिंगल है उसका खिताब किसने जीता है, तो उसका खिताब जीता है एंडर्स एटोनसेन, ठीक है, जो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है मेंस सिंगल का खिताब। उसके बाद बात करें मेंस डबल का जो खिताब है वह किसने जीता है? इसका खिताब जीता है मार्कस एलिस और क्रिस लैंग्रिज ने, ठीक है, इन दोनों ने यह जीता है मेंस डबल का खिताब। उसके बाद अब मैं बात करूं जो वुमेन्स डबल है उसका खिताब किसने जीता, किसने जीता, तो यूकी फुकुशिमा, ठीक है, सयाका हिरोटा, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश की समुद्री नौसेनाओं के बीच में स्लिनेक्स 20 अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत व श्रीलंका की जो नौसेनाएं हैं उनके मध्य में यह अभ्यास आयोजित किया गया और यह इसका 8वां संस्करण है, ठीक है। यह जो अभ्यास है यह वार्षिक अभ्यास है, हर वर्ष इसका आयोजन होता है और त्रिकोमाली श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, यह इसका जगह है, ये आपको याद रखना जहाँ पे इसका आयोजन हुआ 8वें संस्करण का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में भारत व बांग्लादेश की जो नेवी हैं उनके बीच में बोंगो सागर युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात यहाँ पे ऑप्शन 3 की बात की जाए, यहाँ पे आपको नासा लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया कंपनी को चुना है। तो नोकिया को तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन 4 के बारे में, तो भारत यूएसए और जापान ने ऑस्ट्रेलिया मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में नवंबर 2020 में शामिल होगा। देखिए जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, यह सामान्य तौर पर भारत यूएसए व जापान के मध्य में होता है। अब ऑस्ट्रेलिया को भारत ने आमंत्रित किया था इसके लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह भी अब मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत यूएसए व जापान के साथ शामिल होगा। तो यह भी काफ़ी अच्छी खबर है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडियन टूरिज्म स्टेटस 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश रहा है शीर्ष पर। दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु,
तीसरे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। अगर मैं बात करूं जो विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी यात्री हैं, इनको आकर्षित करने में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो वह रहा है तमिलनाडु, जब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों की। लेकिन अगर बात की जाए घरेलू पर्यटकों की, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो हाल ही में असम में मनाया गया काली बिहू त्योहार। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, त्योहार आपको याद रखना है। काली बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया गया? असम में मनाया गया। उसके बाद बात अगर हम करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार भारत में हींग की खेती की गई है। आपने काफ़ी सोशल मीडिया साइट्स पर इसकी फ़ोटो भी देखी होगी। भारत में अभी तक हींग का आयात किया जाता था, जिसमें काफ़ी पैसे खर्च होते थे। तो यह इसकी शुरुआत की गई है, अब भारत में हींग की खेती की जाएगी। तो ये सर्वप्रथम कहाँ से रुकी गई? हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए, तब ये शब्द मेरे याद आए आपको। अब उड़ीसा की बात करें अगर हम, तो उड़ीसा में लॉन्च हुआ है मो विद्युत पोर्टल। ठीक है, मो विद्युत पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला, जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून लेके आया है ना, उसको, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य बन गया पंजाब। आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो सबसे ज़्यादा विरोध भी पंजाब में ही हो रहा था, तो उसको रद्द करने वाला पहला राज्य भी बन गया है पंजाब। अब अगर मैं बात करूं असम के बारे में, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसके बारे में बात की जाए, तो असम में बनेगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। वह आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक किताब को लिखा है? तो इसको लिखा है शशि थरूर जी ने। यह जो पुस्तक है इसको नवंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा, और यह बुक एलएफ बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित की जाएगी, यह भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो कैरबी भरत राम जहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे, तो इनकी भी काफ़ी फेमस बुक है जो इन्होंने अभी अभी लिखी है, जिसका नाम है सी इज़ फॉर कैट, डी इज़ फॉर डिप्रेशन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे इस बुक का फ्रंट पेज दिख रहा है, आप देख सकते हैं। बात की जाए एन.के. सिंह के बारे में, तो ये काफ़ी फेमस अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने इनकी आत्मकथा जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को लॉन्च किया है हाल ही में। ठीक है, इसके बाद राजकिरण राय, जो कि आपको चौथे ऑप्शन पे लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे न्यूजीलैंड के पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है? देखिए, वर्तमान में न्यूजीलैंड की जो पीएम है वह जैसिंका अर्डर्न, तो इन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है न्यूजीलैंड के पीएम के रूप में। कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, न्यूजीलैंड में काफ़ी प्रभावित किया था कोरोना ने। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेजनी बर्गेस को स्तन कैंसर के इलाज में इनके योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए इन्हें चुना गया है, तो ये आप याद रखना है। इसके अलावा अब मैं बात करूं जो ऑप्शन सेकंड पे, जहाँ आपको मेरी सहेली लिखा हुआ दिख रहा है, इसके बारे में बात की जाए, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो एपी एक्सप्रेस है, एपी एक्सप्रेस जो विशाखापट्टनम और न्यू दिल्ली के मध्य में चलती है, इसमें मेरी सहेली नामक एक पहल को शुरू किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का जो कार्यकाल है वह 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अजय कुमार भल्ला, जो कि ऑप्शन 4 पे, ऑप्शन डी पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेश में निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? तो उसका नाम है आईएनएस कवरत्ती। नेवी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने विशाखापट्टनम में देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वारफेयर स्टील्थ कवरेज में से अंतिम आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो नाग के बारे में बात की जाए, तो जो नाग है ना, नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण कर लिया गया है डीआरडीओ के द्वारा।
बात की जाए कोविरैप के बारे में तो आईआईटी खड़गपुर ने इसको विकसित किया है और इसकी सहायता से कोरोना की जो जांच है उसकी रिपोर्ट 1 घंटे में ही आ जाएगी, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात की जाए SANT के बारे में, शांति यह एक मिसाइल है, ठीक है, और इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर कर लिया गया है भारत के द्वारा। तो यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए, बात की जाए नाक के बारे में, तो क्यों ना हम नाक के बारे में अगर हम बात करें तो यह इस तरह से यह मिसाइल दिखेगी, इसको फोटो आपको दिख रहा है। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं कोविरैप के बारे में, कोविरैप जिसको आईआईटी खड़गपुर ने विकसित किया है, जिसकी सहायता से 1 घंटे में ही कोरोना की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। अब अगर हम बात करें शांत जो मिसाइल है उसके बारे में, तो यह उसकी फोटो है, जैसा कि आप उसको देख सकते हैं। इसका भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नीना मल्होत्रा, ठीक है। नीना मल्होत्रा को अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है सैन मैरिनो गणराज्य में। देखिए, वर्तमान में यह इटली में भारत की राजदूत है और अब इनको सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की राजदूत के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। सैन मैरिनो के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कैपिटल है वह है सैन मैरिनो ही है और जो करेंसी है वह है यूरो। बात अगर मैं करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो सुशील कुमार सिंघल हैं इनके बारे में बात की जाए तो इनको सोलोमन आइसलैंड ग्रुप में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है, ठीक है। बात अगर मैं करूं रोहन जेटली के बारे में, तो जो रोहन जेटली जी जो हैं यह अरुण जेटली के पुत्र हैं और यह एडवोकेट हैं, ठीक है। तो इनको दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, यह आपको यहाँ से याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है टाटा कम्युनिकेशन के सीईओ कौन बने हैं? तो टाटा कम्युनिकेशन के जो सीईओ बने हैं वह बने हैं कबीर अहमद साकिर, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंगापुर। इसके बारे में अब अगर हम बात करें तो सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला एक जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है सिंग पास फेस वेरिफिकेशन, ठीक है। यह उसको नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। और ऐसा करने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। अब सिंगापुर में टैक्स का भुगतान चेहरे का वेरिफिकेशन करने के बाद किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात हो रही है सिंगापुर की, तो क्यों ना सिंगापुर के पीएम की बात की जाए, तो वह है ली सियान लूंग और जो कैपिटल है वह है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। अब हम बात करेंगे अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो बात की जाए बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये बनता है कि बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि होंगे वह भारतीय पीएम होंगे। बात की जाए वेल्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो पुनः लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है वेल्स। इसने पुनः लॉकडाउन लगाया है, कोरोना के चलते लॉकडाउन भारत में भी लगाया गया था, आप काफ़ी अच्छे से इसे जानते हैं, ठीक है। बात की जाए म्यांमार की, तो भारत म्यांमार को INS सिंधुवीर देगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। ये भी सारे करंट अफेयर्स ही हैं जिनको ऑप्शंस के फॉर्म में कवर किया गया है, ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी जो कि भारत की हैं, इनका नाम है एला बेनेल बलारिवन, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो है, जैसे कि आप इनको देख सकते हैं। तो इन्होंने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, यह जो इवेंट था ना, यह बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था, वह भी आपको याद रखना है। अगर बात बांग्लादेश की हो रही है तो बांग्लादेश के जो पीएम है वह है शेख हसीना, जो कैपिटल है वह है ढाका और जो करेंसी है वह है टका, वो आपको यहाँ से याद रखना है। अब अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे पेरिस
जैप चिर यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाफ मैराथन चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है जैसा कि आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं गीता मंजूनाथ के बारे में, तो गीता मंजूनाथ जो हैं इनको इनोवेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है। ठीक है, ये बनी है इनोवेटर ऑफ द ईयर गीता मंजूनाथ। ठीक है, मंजूनाथ सॉरी। अब अगर मैं बात करूं आनंदीबेन पटेल के बारे में, तो आनंदीबेन पटेल को तो आप जानते ही हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। ठीक है, और उन्होंने मध्य प्रदेश की भी ये गवर्नर है, मध्य प्रदेश की गवर्नर का कार्यभार ये संभाल रही हैं, क्योंकि हमारे जो गवर्नर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यही कार्यभार संभाल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, यह महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है यहाँ से। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से पुरस्कार पहली बार दिए गए? तो पहली बार दिए गए ISS सौर पुरस्कार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुआ उसकी तीसरी बैठक के दौरान पहली बार सौर क्षेत्र में कार्य करने वाले जो देश हैं या फिर जो संस्थाएं हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है विश्वेश्वरैया अवार्ड। तो यह जो अवार्ड है ना, ये अधिकतम सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को दिया जाता है। तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यह जो अवार्ड है यह जापान को दिया गया। यूरोप व अन्य क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया गया नीदरलैंड को। दूसरा जो अवार्ड था वह था कल्पना चावला अवार्ड, और ये जो अवार्ड है यह सौर क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक व इंजीनियरों को दिया गया। ठीक है, IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह व दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी UAE, ठीक है, के डॉक्टर आयशा अल नौमी, इन दोनों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद है दिवाकर अवार्ड। ये जो दिवाकर अवार्ड है यह दिव्यांग लोगों के हितों के लिए कार्य करने वाले संगठन व संस्थाओं को दिया गया। ठीक है, और ये जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, जो इस वर्ष के लिए यह अवार्ड दिया गया है अर्पण संस्थान हरियाणा। ठीक है, आरुषि सोसाइटी और अर्पण संस्थान, इन दोनों को दिवाकर अवार्ड दिया गया है इस वर्ष का, ये आपको याद रखना है। देखिए ISA जो है इसका जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, यह तो आपको पता ही है, कई बार हम बात कर चुके हैं। इसके बाद अब मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो आपके ऑप्शन फर्स्ट पे लिखा हुआ दिखेगा, IISF 2020 का 6वां संस्करण दिसंबर में दिल्ली में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 का जो 6वां संस्करण है वह दिल्ली में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव खर्च की सीमा से जुड़े हुए मुद्दों की जांच करने के लिए एक 2 सदस्यीय समिति बनाई है। उसके जो सदस्य रहेंगे ना, उनके जो नाम है वह है हरीश कुमार और उमेश सिन्हा, ये आपको याद रखना है। IDBI बैंक यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो IDBI बैंक ने शुरू की है व्हाट्सएप बैंकिंग। ठीक है, व्हाट्सएप बैंकिंग किसने शुरू की है, तो ये शुरू की है IDBI बैंक ने। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है, और इसका जो उद्देश्य है वह है बेहतर शिक्षा प्रदान करना व डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बात की जा रही है तमिलनाडु की, तो इसके जो CM है वह है पलनीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए पहली बार G20 यूथ 20 ग्लोबल समिट अल खुबार सऊदी अरब में आयोजित किया गया, जिसमें किरण रिजिजू ने हिस्सा लिया था। ठीक है, आपको याद रखना है, सऊदी अरब में अल खुबार में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बीकानेर, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो बीकानेर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे 1,72,000 साल पहले खोई हुई नदी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, रेगिस्तान के पास जो बीकानेर में रेगिस्तान है वहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं, आपको याद रखना है। बात अगर मैं करूँ उड़ीसा के राज्य के बारे में, तो उड़ीसा राज्य रग्बी टीमों को
प्रायोजित करेगी, ये आपको यहाँ से याद रखना है। रग्बी के बारे में आप जानते ही होंगे, आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिसको इन तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स आते हैं। इसी के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीक के लिए। जय हिंद।